हेलो बच्चों। 2026 का 10वीं बोर्ड का जो साइंस का पेपर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। जैसे ही एग्जाम सेंटर से मैं बाहर निकले बच्चों से अगर मैंने पूछा तो बच्चों का जो जवाब था वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने मैंने पूछा बच्चों को कि बच्चा आपका पेपर जो आया है उसके अंदर कैसा रहा आपका रेस्पॉन्स। देखिए सर आपने लास्ट टाइम के अंदर जो भी हमको रिवाइज किया था सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे हमारा एजीटी आपके पेपर के अंदर छपे। एमसीक्यू हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, बिल्कुल आपके क्वेश्चन अपने मैंने अपने कोचिंग के अंदर जो बच्चों को करवाया है एजीटी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली छपे हैं और कुछ लेफ्ट राइट भी छपते हैं। अब देखते हैं आप आई होप मैं आशा करता हूँ कि बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा साबित है और जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है वो भी बच्चों के अच्छे से जाए। तो अपन आज हम बात करने वाले हैं साइंस का जो क्लास 10 का साइंस का पेपर है बोर्ड का 2026 का, उसके आंसर की काम सॉल्व करने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने उसको ट्रीट किया है और उसका यहाँ पर आंसर कैसा होता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर अपने बोर्ड के। चलिए आइए सबसे पहले अपन सेक्शन ए को करते हैं। तो सेक्शन ए में आप देखिए सेक्शन ए के अंदर आपको सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। तो एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है, मतलब रेगुलेट ग्लैंड ऑफ द शुगर लेवल, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल कौन करती है। तो आपको पता है इसमें आते हैं अग्नाशय। कौन आते हैं? अग्नाशय। क्योंकि आपको पता है अग्नाशय हो जाए अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, अग्नाशय के द्वारा हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही हमारी बॉडी में शुगर लेवल का क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी आपका पैंक्रियाज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है ना। विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बायोडिफिकेशन। तो बायोडिफिकेशन किसमें होता है? तो वो आपका होगा लेशमानिया में। किसमें होगा? लेशमानिया में होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? आपको पता मैंने बताया था कि आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 उसका बड़ा जब विखंडन होता है तो वो आपके बदल जाएगा पायरुवेट के अंदर। ठीक है, ये जो होती है क्रिया ये क्या होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन आपको पता है पायरुवेट के विखंडन से इसका विखंडन से क्या होगा? इसके विखंडन से एक तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस दूसरा बनता है आपका जल, एक बनता है आपका H2O और साथ में बनता है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एटीपी और ऊर्जा निकलती है। तो आपको पता है पायरुवेट का विखंडन बड़ा तीन टाइप से होता है, या तो ऑक्सीजन परिजन में होगा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन परिजन में हो रहा है तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? वायवीय मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर O2 के परिजन में हो रहा है तो O2 के परिजन में हमेशा क्या बनता है? आपका CO2 और H2 बनेगा। जबकि अगर O2 को एब्सेंस में हो तो उसमें बनता है आपका अल्कोहल प्लस CO2। ओके, तो इसके अंदर आपका O2 परिजन हो रहा है तो ये क्रिया कहाँ होगी? ये क्रिया आपके होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अब आपको होता है एक जनन आपके दो टाइप का होता है, एक तो होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। लैंगिक और अलैंगिक। अगर अपन लैंगिक की बात की जाए तो लैंगिक के अंदर दो पेरेंट आते हैं, मेल और फीमेल। जबकि अलैंगिक की बात की जाए तो अलैंगिक के अंदर आपको पता है पेरेंट एक ही होगा, क्योंकि एक पेरेंट के द्वारा ही नया डॉटर बनता है। तो इसके अंदर आप कितना पेरेंट काम में लेगा? इसके अंदर आपका पेरेंट काम में आएगा एक। कितना काम में आएगा? एक। क्योंकि एक पेरेंट से जो जीव बनेगा वो बिल्कुल हूबहू उसके समान होगा, उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की बड़ा क्या भूमिका है? माइक्रोबियल हैव मेजर रोल इन द फूड चेन। फूड चेन में इनके बड़ा क्या रोल है? तो आपको द फूड चेन में बड़ा ये किसके फॉर्म करते हैं? ये फूड चेन में डीकंपोजर, कि बड़ा जो खाना पे जाता है उसको ये सड़ाते हैं, डीकंपोज करते हैं। तो इसमें इसकी भूमिका है डीकंपोज मतलब अपमार्जन के फॉर्म में इसकी भूमिका रोल होती है। क्लियर। नेक्स्ट है पीड़ितनाशक की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है। The increasing amount of pesticide in the food chain is called। ये जस्ट मैंने एग्जाम से एक दिन पहले कराया था, बच्चे ने मुझे बताया सर बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैंने एमसीक्यू में बताया, उनको बताया था कि बायोमैग्नीफिकेशन बेटा क्या होता है। आपका जो भी प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, उसके अंदर अपन जो भी पेस्टिसाइड वगैरह या जितने भी केमिकल अपन उसको ग्रोथ करने के लिए डालते हैं तो वो आपके एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से ऐसे करते हुए चलता जाता है। तो उसमें जो भी केमिकल है वो बड़ा आपके पहुंच आ गए तो उसको बोलेंगे बायोमैग्नीफिकेशन। तो इसके अंदर आपका कौन सा आएगा? इसके अंदर आएगा आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन मतलब जैव आवर्धन। ये आपका राइट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी वर्णन बढ़ जाना। श्वेत प्रकाश है
उसका 7 भागों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो बेटा ये आपका कहलाएगा डिस्पर्सन। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन, विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कलर डिस्पर्सन। वो आपको ना प्रिज्म का बताया हुआ था वो वाला। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन। अगला क्वेश्चन बेटा है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो आपको पता है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? आपका एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन। क्योंकि वहां से जो भी सनलाइट आती है तो सनलाइट क्या आती है, कभी आपके सनलाइट वापर मीडियम आपका रेयर होगा और जैसे आपके एटमॉस्फेयर एंटर करेगी तो एटमॉस्फेयर क्या आपका मीडियम कैसा होता है? डेंसर होता है, सघन होता है, जिससे कभी प्रकाश अपने पास पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता। इस प्रकार से वो ब्लिंकिंग करते हुए हमको दिखाई देते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट है दो राशि दी हुई है, ए आपका 3 ओम है, बी आपका 7.2 है। तो देखो दो राशियां है, ए है आपका 3 ओम और आपका बी जो है वो है आपका 7 इंटू 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर। मतलब बेटा ये जो दिया हुआ है तो बेटा आपका आर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, जबकि ये ओम इंटू मीटर ये मतलब आपका दिया हुआ रो। क्या दिया हुआ है? रो दिया हुआ है। अब ये उनके के मान चालकों की लंबाई दुगुनी करने पर, अब इनकी लंबाई क्या करे? दुगुनी करे। लंबाई क्या करे? दुगुनी करे। तो लंबाई दुगुनी करने पर ए और बी के मान में क्या फर्क पड़ेगा आता आपको? तो देखो बेटा लंबाई दुगुनी करे तो आपने देखा होगा आर जो होता है बड़ा प्रोपोर्शनल किसका होगा? आर जो होगा वो बड़ा किसका प्रोपोर्शनल होता है? L अपॉन ए के होता है ना। अब आपको बोला लंबाई दुगुनी की, मतलब ये आपके दुगुनी है लंबाई दुगुनी की है तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। अगर लंबाई दुगुनी है, अगर आपके बड़ा ये इसका प्रोपोर्शनल है, अगर ये दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना होगा कि नहीं होगा? तो लंबाई आपके दुगुनी की है, ये 2L हो गया तो आर भी कितना हो जाएगा आपका? 2R हो जाएगा। 2R का मतलब ये 3 है और 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो 6 ओम देखो बेटा इसमें दो राइट और है, अब दोनों में से कौन सा कर रहा है? अब इसमें भी ये 6 ओम, मतलब ये तो आपके दोनों गलत हो गए बच्चे आपके 6 ओम। इसमें से कौन सा राइट आ रहा है? तो आपको देखना। अब नेक्स्ट आपको बी, तो बी का आपको पता ओम इंटू मीटर, मतलब इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का लेंथ के ऊपर को लेने देना नहीं है, चाहे लेंथ घटाओ या चाहे लेंथ बढ़ाओ, आपकी प्रतिरोधकता है, आपकी रेजिस्टिविटी वो एज इट ऐसी कैसी रहेगी, मतलब आपकी 7 इंटू 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर यही रहेगी। तो आपका आंसर राइट होने वाला बी। कौन सा राइट होने वाला है? बी आपका राइट होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते अपन। ये देखो क्वेश्चन कितना मस्त आया, डायरेक्टली क्वेश्चन आया, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्लियर? नेक्स्ट है छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की दिशा कहां होती है? आपने देखा होगा छड़ चुंबक जो होता है ये वाला, इसकी N है और ये यहाँ पर S है। तो आपको पता है छड़ चुंबक के अंदर पूछा बेटा, कहा पूछा? अंदर पूछा, इंटरनल पूछा आपको, इनसाइड पूछा आपको। तो देखना बाहर की बात की जाए तो बाहर आपको पता है N से निकलती है S में एंटर करती है, N से निकलती है S में एंटर करती है, ये N से निकल रही है S में अंदर एंटर कर रही है, पता है ना आपको बेटा? अब आपको अंदर पूछा है तो अंदर जब आपको बेटा अंदर आएगी ऐसे तो अंदर ऐसे चलेगी, मतलब अंदर चलती S से N की तरफ चलती है, S से N मतलब दक्षिण से नॉर्थ की तरफ। तो ये होगा दक्षिण से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ वाला बी आपका ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग के बामस नियम के लिए बेटा कौन सा आपका एमसीक्यू इसमें से राइट है? तो आपको फ्लेमिंग का बामस का नियम बेटा कौन सा वाला? ये वाला होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पता है अंगूठा जो आपको क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा अपना बल की दिशा फोर्स सही है, तर्जनी जो अंगुली ये वाली ये आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड इनको बताएगी, और मध्यम अंगुली बेटा ये आपको बताएगी विद्युत धारा दिशा करंट को बताएगी। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, मतलब आपका उपरोक्त सभी डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दिस अबव। क्लियर? नेक्स्ट आपका है बिना बुझा हुआ चूना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। ओके केमिकल फॉर्मूला क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है फॉर्मूला CaO होता है। ये क्या होता है? ये क्विक लाइम का होता है, ठीक है ना, लाइमस्टोन का होता है। अगर इसमें अपन H2 डालेंगे तो ये बन जाएगा लाइम वाटर। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो इसके फॉर्मूला बन जाएगा CaOH2, ये बन जाएगा आपका लाइम वाटर, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। जबकि आपको बिना बुझा हुआ तो ये आपका CaO राइट है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या राइट है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये देखो कितना क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आया है। आपको पूछा Fe प्लस, ये आपका बैलेंस इक्वेशन वाला है, इसका क्वेश्चन है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 H2। इसमें आपको पूछा Fe का कितना गुणांक है ना। आपको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ Fe का कोएफिशिएंट कितना होता है? तो आपको देखना बेटा इस प्रोडक्ट के अंदर और आपके रिएक्टेंट के अंदर दोनों के अंदर आपके जो एटम का नंबर है वो सिमिलर होना चाहिए। अब अगर प्रोडक्ट में आपके 3 है तो इसको बैलेंस करना, यहाँ पे कितना लगेगा 3, तो बोलो देखो Fe का आपका अपना कोएफिशिएंट कितना है? आपका 3 निकल के आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्या होगा? सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु बेटा कौन सी है? तो ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया प्रस्तुत करेगी? आपका ठंडे जल के साथ करने वाली कौन सी है बेटा? मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक बात है बेटा कि नाक को बेटा न डालो ठंडे पानी में, और नाक को न डालो ठंडे पानी में, तो इसके साथ कौन सी अभिक्रिया करेगी? H2। नाक का मतलब या सोडियम या पोटेशियम, तो
तो इसके लिए आपका आपका राइट होगा सोडियम होगा। क्लियर कि सोडियम आपको ठंडे जल में रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस करता है। नेक्स्ट आपके अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा होगा? अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? रिएक्टिव। तो आपको पता है, मैंने इसके रुपये बताया आपको, कुछ ना कहो मांगो आलू, जिंदा फिर भी न रह पाऊंगा, हाँ चाह के बिना। ये चाह तो बड़ा चाह से सी हो जाएगा, एच जी हो जाएगा, ए जी हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोले इसमें ऑर्डर देखना है। तो पहले कौन आ रहा है? पहले आपका देखो बोले सबसे ऊपर कौन आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है मैग्नीशियम आ रहा है। कौन सा आ रहा है? मैग्नीशियम। तो बड़ा ये आपको मतलब मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब देखो मैग्नीशियम और जिंक। तो मैग्नीशियम जिंक में ऊपर कौन आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन, सॉरी ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन। अब आपको दो ऑप्शन बचे। अब मैग्नीशियम के बाद कौन आ रहा है? मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर आ रहा है जिंक और यहाँ आ रहा है Fe। तो मैग्नीशियम बाद यहाँ जिंक और Fe, तो पहले जिंक आ रहा है, तो मतलब ये आपका ऑप्शन राइट होगा, बी। कौन सा राइट होगा? बी आपका ऑप्शन राइट है आपका, MgZnFe वाला। क्लियर? चलिए अगला आपका एमसीक्यू है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप Fg प्रेजेंट है? ये भी मैंने जस्ट एक दिन पहले ही आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। इसको मैंने बताया, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कभी कभी एग्जामिनर आपको कंप्यूटर करने के लिए इसको इस प्रकार से देगा, C+O और OH। ये मैंने दोनों तरह से बताया है। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है एटॉमिक जो नंबर है पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का जो सबसे फर्स्ट एटम वो कौन है? आपका हाइड्रोजन ही है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 1 होगा आपका। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके एमसीक्यू थे। अब चलते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो देखो बेटा, सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, जो में सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुसंधान का कार्य करते हैं, वो बेटा क्या कहलाते हैं? All these process in living organism which collective perform maintenance function is called life process। बेटा क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बेटा क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 5 ये उसका ही आंसर है। मैंने बोला बच्चों को बोला कि चैप्टर में जितने चैप्टर है उन चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग आपको याद करके जरूर जाना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप अंदर से याद करते हो और क्वेश्चन आपको बाहर से आते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है अमीबा अंगुल से भोजन को कणों को घेर लेता है तथा संगीत होकर खाली बनाता है। अमीबा सराउंडेड द फूड पार्टिकल बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड फ्यूज ओवर द फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। क्या बनाएगा? स्यूडोपोडिया बनाएगा। कूटपाद ये बनाएगा, ये बनाता है आपका कूटपाद बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? द खाली जगह पोस्टल द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको पता है इसमें आपका आता है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। कौन आएगा? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल आएगा आपका। किसने खाली मेंडल लिखा तो भी सही आपका, और किसने ग्रेगर जॉर्ज मेंडल लिखा तो भी आपका आंसर राइट है, चिंता करने को कोई बात नहीं है। नेक्स्ट था लैंगिक जनन के अंदर गुण शब्द संख्या खाली जगह होती है। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑफस्प्रिंग रिमेन। इसमें क्या होती है? लैंगिक जनन के अंदर आपको पता है जब भी क्रोमोसोम नंबर आएंगे ना तो उसके अंदर क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होगा बेटा? इसके अंदर आपके सेम होंगे, समान होंगे। और समान कितने होते हैं बेटा? समान आपके होंगे बेटा, जितने 46 लिखा वो भी सेम है, ठीक ना। ये आपके सेम होते हैं और सेम कितने होंगे? सेम आपके होंगे 46। आपके बेटा जिसने 46 लिखा वो भी सही है, और जिसने अगर आपके लिखे 23 पेड़ लिखा जोड़ी लिखे तो भी आपका सही है, और किसने अगर ये लिखा 40 प्लस प्लस एक्स एक्स या फिर आपको लिखा 40 प्लस प्लस एक्स वाई तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक ना। तो आपको नेक्स्ट आपका जलीय विलयन में एसिड की विलयन से प्राप्त ऋण आयन का फॉर्मूला क्या है? अब आपको पता है एसिड क्या है? एसिड है। एसिड क्या है? एसिड है। और जब भी एसिड को अपन बेटा किसी भी सॉल्यूशन में लिंक पहुंच करते हैं तो वो हमेशा H आयन को रिलीज करता है, ठीक ना। तो आपको पूछा बेटा H आयन को, तो ये HCl है। इस एसिड को अगर मैं डिकम्पोज करूंगा तो ये H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। तो आपको पूछा कौन सा? ऋण आयन था, तो ऋण आयन कौन सा? आपका Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर आपका आएगा Cl माइनस आयन। क्लियर। नेक्स्ट नेटल में अम्ल की भूमिका, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसके अंदर आपका होता है फॉर्मिक अम्ल, या आपको बोलते हैं इसका आईपीसी नाम इसका है मैथोनिक अम्ल। इसका आईपीसी नाम है मैथेनोइक अम्ल। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपके फिल्म से। अब चलते अपन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में
पहला है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, आना और वमन को बड़ा कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन एंड वॉमिटिंग। तो बड़ा मैंने आपको सीधा लिखा था, इसका आंसर कौन सा होता है? इसका आंसर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो बड़ा इसका आंसर होगा मेडुला होगा। कौन सा होगा? इसका आंसर मेडुला होगा, जो कि आपके पीछे वाले जो हिंड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क का ये भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसमें आपका कौन सा हार्मोन है? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है, जो पादप के अंदर सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके। नेक्स्ट है, दो अलग अलग लक्षणों के वसा क्रम में F2PD लक्षण क्रम का अनुपात क्या होगा? अब आपको पूछा दो अलग अलग, है ना, राइट द फिनोटाइप रेशियो इन द इंडेक्स ऑफ टू सेपरेट रेट्स। अगर आपको दो सेपरेट रेट ले रहे हैं और दो सेपरेट रेट आपके कौन किसके अंदर है? फर्स्ट रो है आपका जो है डोमिनेंट रो, उसके अंदर भी आपको एक ट्रेड लिया गया, और सेकंड आपका है सेग्रीगेशन लो, उसके अंदर भी आपका एक ट्रेड लिया गया है। लेकिन आपका जो थर्ड लो है फ्री एस्टमेंट लो, स्वतंत्र अफीम का नियम, उसके अंदर आपको पता दो ट्रेड लिए गए, दो लक्षणों को लेकर मसा गति का अध्ययन किया गया है। तो उसका आपको फिनोटाइप पूछा है, तो उसका आपको फिनोटाइप क्या हो रहा है? 9:3:3:1। ये आपका होगा आंसर। ओके। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है कि एक लंबे व एक मौन पौधे में संकर प्रणाली पर F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? अगर आप which character appears in the F1 generation when cross done between a tall and short plant। आपको पता है टॉल प्लांट बेटा कौन सा होता है? टॉल प्लांट आपका होगा कैपिटल टी और ये आपका होगा स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और ये आपका स्मॉल टी। नहीं दिख रहा है? चैन गलत हो आपको, ठीक है ना। अब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है क्रॉस करने से आपको F1 पीढ़ी में सारे के सारे आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी ये आपको मिलते हैं। ओके ना। तो आपको बोले कौन से पौधे बड़ा, तो इसके अंदर पीढ़ी में कौन सा लक्षण होता है? तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? आपका लंबा होगा। कौन सा होगा? लंबा। वो भी कैसा होगा? लंबा, अशुद्ध लंबा होगा। इम्प्योर लॉन्ग प्लांट कैसे होंगे? इम्प्योर लॉन्ग प्लांट, ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? वाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको होता है ओजोन लेयर के अंदर आपके एटम जो होता है वो होता है O3। क्या होते हैं? होते ही। और ये हमारे लिए ज्यादा आवश्यक क्यों है? क्योंकि आपको पता है सनलाइट से जो भी आपकी यूवी जाती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उससे हमको ये प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हमको ये बहुत ही जरूरी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को प्रवेश करना। आपको पता है गोलीय दर्पण कैसा होता है? ये आपको गोलीय दर्पण है, इसका वक्ता केंद्र क्या होगा? इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। ओके। नेक्स्ट इसका आंसर है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस क्षमता मतलब P, और P बड़ा क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि कोई भी लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना अपसाइज कर सकता है या कितना इसको अभिसाइज कर सकता है, उसको अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई भी अगर लेंस है तो बड़ा वो रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ट कर देगा या कितना आपका रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी कैपेसिटी को अपन बोलेंगे लेंस की क्षमता, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम उसमें करंट फ्लाई करेंगे, मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे, और विद्युत प्रवाहित करने के बाद वो कुछ समय के लिए मैग्नेट की फॉर्म या चुंबक की तरह कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको मैंने बताया था सोलेनोइड वाला, परिनलिका वाला, अगर परिनलिका के अंदर किसी भी हम नरम लोहे को रोकेंगे, नरम लोहे को रोकेंगे तो कुछ समय के लिए आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगला है आपका विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम है? आपका फंक्शन ऑफ द फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको पता है फ्यूज क्या होता है? फ्यूज का जो तार होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। जैसे आपके घर में आपका करंट है, अगर वो पावर से ज्यादा सप्लाई देता है तो आपका फ्यूज तार जो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होते ही आपके जितने भी घर के जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जुड़े हुए वो सारे डैमेज होने से बच जाएंगे। तो ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जितने विद्युत उपकरण है, उसको खराब होने से बचाता है अगर हमारे घर में विद्युत धारा ज्यादा आए या ओवरलोडिंग आए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा कैसा करवाया था जो बिल्कुल आपको चेक किया है। तो देखिए इसके अंदर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो देखो जिंक क्या होता है? जिंक आपका होता है Zn, सब लोगों में क्या होता है? H2SO4, इससे आपका बना हुआ है जिंक सल्फेट, तो ये ZnSO4 बना होगा। अगर हाइड्रोजन गैस तो ये आपका हाइड्रोजन गैस। आपको बैलेंस सम के लिखने तो आपको देखो Zn एक है तो Zn एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 दो है तो यहाँ पे H2 आपका हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस है, आपको सिर्फ उसको वर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए था।
उसके बाद में है CaOH2, ये आपका लाइम वाटर है, अभी मैंने बताया था बुझा हुआ चूना। इसकी बड़ा क्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, CO2 से करवा रहे हैं। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका X बन रहा है, वो बनेगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला। क्लियर, तो आपका इसके अंदर X बन रहा है वाला आपका बना था CaCO3। नेक्स्ट आपको बोले सबसे अधिक तन्य धातु बड़ा क्या है, सबसे अधिक डक्टर मेटल बड़ा क्या है, ये भी मैंने एग्जाम से एक दिन पहले बताया था कि आपका जो गोल्ड है, आपका जो गोल्ड है उसका अगर हम 1 ग्राम लेंगे बेटा, तो 1 ग्राम से लगभग हम 1200 मीटर लंबा वायर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये सबसे अधिक डक्टल या तन्य धातु का कौन सी, आपकी गोल्ड बेटा, कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका गोल्ड। क्लियर, चलिए तो अब अपन सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के अंदर सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को एजीटी ऐसा कैसा क्वेश्चन था और एजीटी सबका आपका, तो आपको उधर भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार क्या करता है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन, क्या करता है टाइलिन, वो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च है, स्टार्च बड़ा वो चयन करता है माल्टोज के अंदर, किसमें चयन करता है माल्टोज के अंदर। एक तो ये काम है, दूसरा काम इसका क्या होता है कि टाइलिन जो होता है वो भोजन को क्या बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है और मतलब बॉर्डर बनाता है ताकि वो इसको निकलने में क्या हो, सहायता हो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा आपका नंबर 5 आपका। पादपों में रासायनिक समन्वय कैसा होता है, तो पादपों के अंदर रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। और हम आपको पता है कौन कौन से होते हैं, हम आपके ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एप्सिक अम्ल है, इनके द्वारा आपके पौधों में रासायनिक समन्वय होता है। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, मानव के मानव तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों का नाम बताना है आपको। एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन फाउंड इन फीमेल, आपको 2 का नाम बताना है, उनका काम है। तो आपको पता है फीमेल पुरुष में बहुत सारे ऑर्गन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो इसके जैसे पहला ऑर्गन है आपका ओवरी, क्या बड़ा ओवरी मतलब अंडाशय, इसका काम क्या है, इसका काम है अंडाणुओं का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ द एग, ठीक है। दूसरा आपका काम है फॉर्मेशन ऑफ द एग, फॉर्मेशन ऑफ द एग। दूसरा आपका ऑर्गन है यूट्रस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय क्या करता है, ये बड़ा डेवलपमेंट, यहाँ पर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, यहाँ लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ये भ्रूण का परिवर्तन करता है, यहाँ पर भ्रूण का रोपण क्या होगा, भ्रूण का यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। तो ये आपके 2 फंक्शन है आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है आपका, वायुतंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट कीजिए। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एक्सप्लेन, आपको तबला इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल होगा क्योंकि इसमें देखना है आपको नीचे, सबसे नीचे बड़ा क्या होता है, सबसे नीचे आपका प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा, और उत्पादक को बड़ा खाने वाला कौन होगा, वो कंज्यूमर होगा, कौन होगा कंज्यूमर होगा, वो उपभोक्ता होगा। उसको खाने वाला कौन होगा, उसको खाने वाला अपमार्जक होंगे, आपके डीकंपोजर होंगे, आपके डीकंपोजर होंगे। अब आपको पता है जब प्रोड्यूसर इसको खाते हैं तो इसमें इसकी एनर्जी इसमें चली जाती है, तो कुछ एनर्जी चली जाती है लेकिन कुछ एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाती है। अब इसको खाने वाले ये है तो इसके अंदर कुछ एनर्जी रिप्लेस हो जाएगी और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब इसको वापस ये एनर्जी इसमें ये फ्लो ऐसे चलेगा, कभी वापस रिवर्स के अंदर आ नहीं सकता है, इसलिए इसको कहते हैं एक दिशात्मक, क्या एक समय। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग। तो आपको बता अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, एक तो आपके सेविंग मिरर के अंदर है, डायरेक्ट बनाने का मिरर है, एक आपका जो गाड़ी वगैरह होता है ना हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में होता है। तो इस प्रकार आपके मैंने बहुत सारे यूजेस आपको लिखा थे, है ना, तो आप लिख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि खतरे का जो संकेत है सिग्नल वो रेड कलर के क्यों बते होते हैं। अब आपको पता है रेड कलर का क्यों होता है, क्यों रेड कलर होता है, उस रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वो क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने का उसका स्कैटरिंग जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उनको दूर से देखने पे वो हमको आयन से दिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्कैटरिंग, इसका डिस्पर्सन क्या होता है, कम से कम होता है, इसलिए इसका लाल कलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 10 की तरफ चलते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन है आपका कि बड़ा ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था बड़ा कि आपके बहुत सिंपल है, तो सिंपल के अंदर ये क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछती है। और देखो उसमें से क्वेश्चन ये छपे आपके, एक तो आपको पता है ओपन कुंजी, तो ओपन कुंजी में आपको दो से मतलब एक तो ओपन कुंजी में आपकी ऐसी होती है, आपकी इच्छा तो ऐसे लिख सकते हो, या आपकी इच्छा तो आपने अगर ऐसा करके आए तो भी आपका सही है, ये दोनों आपकी ओपन कुंजी है। क्लियर, उसके बाद में आपको पूछा धार नियंत्रक, तो बड़ा धार नियंत्रक कैसा होता है, इसमें धार नियंत्रक आपका ऐसा वाला होगा, ये वाला, तो धार नियंत्रक आपका। क्लियर, इस प्रकार से आपको करना है। ये हो गया सेक्शन ए खत्म। अब आप सेक्शन बी की तरफ चलते हैं।
वापस रिवाइज हो गया। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, घरेलू विद्युत प्रेरित बने सामग्री विद्युत संयंत्र है उसका बड़ा किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों? इन ऑर्डर बड़ा आपके जितने भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉन पॉइंट है उसमें डोमेस्टिक के अंदर आप किस सीरीज में जोड़ेंगे और उसको क्यों जोड़ते हैं बड़ा? तो मैंने आपको बताया था घर के अंदर, मैंने उसको बड़ा इसका ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक पता क्या बताया था? अगर सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट है अगर वो एक ही वायर से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे श्रेणी, उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी एक स्विच को अपन ऑन करेंगे तो इस स्विच को ऑन करने से टीवी, पंखा, सीडी प्लेयर सब चलता है। अगर ऐसा है तो हमारे घर में कौन सा होगा? सीरीज होगा। लेकिन ऐसा हमारे घर में होता नहीं है। आपको पता है फैन का स्विच अलग होता है, टीवी का स्विच अलग होता है, वॉशिंग मशीन का स्विच अलग होता है, फ्रिज का स्विच, सबका स्विच अलग अलग है। और जब का स्विच अलग अलग है इसका मतलब सब अलग अलग वायर से कनेक्टेड है। और जब सब अलग अलग वायर से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन, उसको बोलेंगे पैरेलल संयोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? किस क्रम में जुड़े होता है? तो ये जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जुड़े होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर आपको पूछा सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में होने से क्या होगा, कोई भी अगर किसी भी एक वायर में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उससे बाकी जितने भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर डैमेजिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब किसी भी बड़ा आपके घरेलू परिपथ है उसमें अगर कोई भी अगर एक उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी जितने उपकरण है उसको कोई खराब या वो क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, उससे बचा जा सकता है। इसलिए हमारे घर के अंदर पैरेलल जोड़ते हैं। अगर सैनिक क्रम जुड़ा तो सैनिक क्रम में आपको पता वायर एक ही होता है और उसी वायर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस वायर के जितने भी आपके कनेक्टेड इक्विपमेंट है वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, सारे के सारे आपके डैमेज हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका 12वां, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों बदला क्यों है? क्यों? क्योंकि एस को प्राप्त करने के लिए, किसको? एस को प्राप्त करने के लिए। कारण दीजिए बेटा। तो कारण आपको पता है एस जो होता है, एस के अंदर आपको पता है जिंक सल्फाइड होता है और जिंक सल्फाइड और इसमें कौन सा रस है? जलपैन। और सल्फर रस को दूर करने के लिए कौन सी विधि काम में आती है? आपको जो विधि काम में आती है वो है आपकी बर्जन, इसको कहते हैं रोस्टिंग मेथड। और रोस्टिंग मेथड के द्वारा उसमें हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट 13वां आपका नाइट्रोजन अणु के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको बताया थी। नाइट्रोजन अणु होता है वो कौन सा होता है? N2 होता है। कौन सा होता है? N2। और N2 के अंदर आपको पता है 2 N दिए हुए। कितने N दिए हुए? 2 N। देखिए यहाँ पर N2 के अंदर आपके 2 N दिए हुए, एक N ये वाला, दूसरा N ये वाला। अब आपको पता है सर N के अंदर इसका N का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना? 7 होता है। 7 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना? 7 होंगे। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आता है 2 और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। और मैंने बताया था हमेशा जो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है। हमेशा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है उसी के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उसी बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन का आधा बटाल होगा। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 5 है। इसको कितने चाहिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 और चाहिए। तो इसको 5 है तो 5 में से 1 2 3 और 4 आप लिखते हैं। इसके बेटा 5 है, 1 2 3 और 4 5। अब देखो ये 5 खुद के तो है ही, है 5 खुद के तो है ही है। उसको 3 और चाहिए तो 3 इससे ले लेगा। इसके 5 खुद के है, 3 इससे चाहिए 3 इससे ले लेगा। इस प्रकार दोनों एन के बीच में कितना बॉन्ड बना? 1 2 और 3 बॉन्ड बना। तो आपको देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना इस प्रकार से होगी और इसमें N2 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। क्लियर आपका? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला बड़ा क्वेश्चन है 14। कुछ प्रकार के पापों को उगाने के लिए काय पद्धति का अभ्यास किया जाता है। दो उदाहरण बड़ा दीजिए। तो बड़ा देखो क्यों किया जाता है बड़ा, इसका रीजन पूछा है। आपको पता है काय पद्धति किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम सीड का काम नहीं लेते बड़ा। मतलब किसी पौधे के अंदर अगर बीज का द्वारा निमा हो रहा है तो बड़ा इसके अंदर बीज का आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बीज किसी भी पौधे किसी काय भाग से जड़ तना पत्ती के द्वारा अगर हम नया पौधा बना सकते हैं तो उसमें काय पद्धति होता है। प्लस इसका एक लाभ और क्या है? दूसरा लाभ इसका ये कि काय पद्धति के द्वारा जो बना हुआ जो नया पौधा है वो बिल्कुल अपने पेरेंट पौधे मतलब अपने मातृ पौधे के बिल्कुल समान होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं ना? क्लोन। और ये बहुत ही आसान विधि है। इसके लिए इसके 3 कारण है। इन 3 कारणों की वजह से इसका यूज करते हैं बड़ा। एग्जाम्पल कौन कौन से बड़ा? एक तो मैंने आपको बताया हुआ है। एग्जाम्पल एक तो होता है आलू, आलू ले लो, गन्ना ले लो, प्याज ले लो, बड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल है तो आप लिख सकते हो। क्लियर ना? उसके बाद में इसमें बड़ा और क्या दिया हुआ है? अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फायदा होगा? उदाहरण दीजिए बड़ा। तो आपको तो बीजाणु द्वारा, तो बीजाणु क्या है? बीजाणु बहुत ही हल्के होते हैं। उसका फायदा क्या है? बीजाणु बहुत ही हल्के होते हैं और बीजाणु द्वारा प्रजनन करने में बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि बीजाणु हल्के होते हैं और हल्के बीजाणु होते हैं वो हवा के द्वारा आराम से पॉलिनेशन प्रक्रिया बड़ा किसी भी फीमेल प्लांट के ऊपर जाकर अपना निषेचन या अपना अंकुरण या अपना जन्मनिषेचन कर सकते हैं। इसलिए निषेचन इससे बहुत सहायता मिलती है, इसलिए इसका फायदा ये होगा। क्लियर? उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण कौन सा होगा? राइजोबियम। कौन सा होगा? राइजोबियम। नेक्स्ट आपका 800 वाट अनुमत का
वो विद्युत रेफ्रिजरेटर है। अब ये बड़ा इसमें गिवन, ये मैंने आपको कहा था गिवन क्या है, बड़ा इसमें पी दिया हुआ आपका 800 वाट। कितना दिया हुआ है? 800 वाट। 4 घंटे पर डे, 4 घंटा टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4 घंटे 4 आवर्स प्रतिदिन चलाते हैं, ठीक है ना। 2 किलोवाट की दर से बड़ा इसका चार्ज देना है। सितंबर माह का बिल पूछा है, कौन सा बिल बोला है? सितंबर माह का बिल। तो एक दिन का 4 घंटे है, तो बड़ा एक महीने में दिन अब 30 भी होते हैं और 31 भी आपको पूछा सितंबर। तो सितंबर मैंने आपको बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर बीच में आया, मतलब कौन सा महीना है? 30 का महीना है। तो इसको बड़ा मल्टीप्लाई करना है यहाँ से 30 से करना है, क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब इसका बड़ा निकालना आपको कंज्यूम एनर्जी। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, P इंटू टी अपॉन 1000, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें वैल्यू पुट कर लो। P कितना है आपका? 800 है, 800 इंटू टी बड़ा कितना है? 4, कौन से मंथ का है? सितंबर मंथ का है, अपॉन 1000, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 आपके आगे, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा 8 4 32, ये आ गया 32 मल्टीप्लाई 3, बड़ा कितना आ गया? ये आपका आ गया 96। क्या आ गया? 96 कितना आ गया? kWh, किलोवाट घंटा आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अभी आंसर ये खत्म नहीं हुआ है, ये इसका बड़ा आ गया कंज्यूम एनर्जी आ गई। अब आपको पूछा है 2 रुपए पर किलोवाट का, तो 1 किलोवाट का कितना है? 1 किलोवाट का है जो चार्ज है आपको 2 दिया हुआ है, 2 रुपये। कितना दिया हुआ है? 2 रुपये। तो आपको 96 का कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे 96 किलोवाट का बड़ा चार्ज कितना होगा? यहाँ लिखेंगे 96 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया आपका? 96 मल्टीप्लाई 2 का कितना हो गया आपका? कितना हो गया? इसका चार्ज हो जाएगा आपका 192 रुपीज आपका हो जाएगा, क्लियर। ये आपका चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आपका आया है 96 बड़ा ये है और ये आपका दोनों मिलाकर आपको 3 मार्क्स का है, तो 1.5 मार्क्स का इतना होगा और 1.5 मार्क्स होगा। अगर आपने आधा किया है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्लियर। चलिए आगे चलते अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने बच्चों को बताया था। इसमें पूछा कि आपका विद्युत परिवर्तन कितना अमीटर का पार्टिंग अमीटर आपको पूछा है। अमीटर का पार्टिंग कैसे गए? इसमें कितनी आपकी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो आपको इसका निकालना है आपको। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या था? I क्या होता है? V अपॉन R होता है। क्या होता है बेटा? V अपॉन R। बेटा V कितना दिया हुआ? V सर 8 वोल्ट दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 8 वोल्ट दिया हुआ सर। R हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये देखो 333, इनको तब सॉल्व करेंगे तब बड़ा इसका कितना आएगा? आंसर आएगा 1 ओम। कितना आएगा? 1 ओम आएगा, ठीक है। और 1 ओम ये 1 ओम ये 2 ओम ये तीनों किसमें? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो बड़ा ये आ गया 4 ओम। तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम, मल्टीप्लाई काटेंगे तो ये इसका उत्तर निकल आएगा 2 एम्पीयर। कितना आएगा? इसका आंसर 2 एम्पीयर आ गया, क्लियर। इसका आंसर आपका 2 एम्पीयर। जिसने ये 2 एम्पीयर लिखा है वो आपका सही है। क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, क्योंकि आपको होता है I का फॉर्मूला ओम के नीचे से आपको लिखना है V अपॉन R, क्लियर। नेक्स्ट आपका चलते अपन ऊपर ले तो थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट पूछा है आपको Pb प्लस CuCl2 के अंदर X क्या बनेगा। तो बड़ा आपको साफ दिख रहा है ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है? ये बड़ा एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्रकार विस्थापन अभिक्रिया है। आपको पता है ये बड़ा क्वेश्चन मैंने बहुत चीज से कराई थी बड़ा। इसका मतलब जो Cu है, Pb बेटा क्या है? Pb जो है वो कॉपर से ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। जैसे Pb बेटा कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और Pb खुद Cl2 के सामने हो जाएगा। बोलना कि तुम मेरे लिखो भगड़ा, तो यहाँ पर X की जगह कौन आएगा? क्या देखो Cu बाहर निकल गया, तो बड़ा Pb Cl2, तो ये हो जाएगा PbCl2, बड़ा ये आपका आ जाएगा X की जगह। फिर आपको लो और आपको सूत्र बड़ा पूछा है और नाम ले, नाम क्या है? इसका नाम होगा लेड क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लेड क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होगा लेड क्लोराइड, इसका नाम होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका। आगे आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये आपके बेटा इसके और में दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल, दोनों सिंपल है क्वेश्चन। देखो और के अंदर क्या पूछा है? 6CO2 + 12H2O, ये बड़ा सनलाइट के प्रेजेंस हो रही है, क्लोरोफिल है। तो बड़ा ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन आपकी प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और आपको पता है मैंने इसमें बताया ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज किस में काम आती है? आपके जीवों के रेस्पिरेशन में काम आती है। और यहाँ पर जो X बनेगा वो X कौन सा बनेगा? वो X बनेगा आपका C6H12O6। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या बना बेटा? ग्लूकोज बनेगा, ये आपका X है। तो X का नाम ये आ गया बड़ा ग्लूकोज, और उसका बड़ा सूत्र फॉर्मूला ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड वायु पर हाइड्रोजन गैस निकला। तो आपको पता है इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपको बताया
जो H2 होता है, H2 बड़ा होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपको पता है उस चैम्बर के अंदर दो छड़ होती है बड़ा, एक छड़ तो होती है बड़ा कैथोड की होती है बड़ा, एक छड़ तो होती है आपके बड़ा, एक छड़ तो आपके होती है कैथोड की, और कैथोड वाली छड़ होती है वो नेगेटिव होती है, एक छड़ आपके होती है एनोड की, एनोड की छड़ आपको होती है पॉजिटिव। कैसे होती है बड़ा? पॉजिटिव। तो जैसे मैंने करंट का फ्लो करूंगा तो करंट को फ्लो करने से जो आपका वाटर है, जो आपका जल है, इसका बड़ा क्या होगा? अपग्रेड होगा। क्या होगा? इसका डीकंपोज होगा, और आपके इसके अंदर क्या होगा? आपके 2H2 बाहर निकल जाएगा और बड़ा O2 बाहर निकल जाएगा। अब आपको तो O2 बड़ा कैसा नेगेटिव होता है, और O2 नेगेटिव है तो बड़ा वो जाएगा प्लस की तरफ, और H2 पॉजिटिव है तो वो जाएगा कैथोड की तरफ। अब आपको पूछा क्या है? अब आपको पूछा है बड़ा ये वाला कि जल विद्युत अपने के दौरान कार्बन और इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कौन सा? ये वाली कहां पर गई है? कैथोड पर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बाय बड़ा क्या है? बाय आपका आंसर होगा कैथोड। का आंसर होगा ये कैथोड पर जाएगी। क्या होगा? कैथोड पर जाएगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला 17 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट बच्चों को एक दिन पहले कराया, हूबहू एज इट इज ऐसे के ऐसे ही। तो देखो इसके अंदर क्या होगी? नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर ये सब्सिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग आपके यहाँ से होगी 1 2 और 3। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो कार्बन 3 को बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलेंगे। सॉरी, पहले नाम लिखेंगे इस ग्रुप का, ग्रुप किस पे? 1 पे, तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो बड़ा प्रॉप प्लस एन प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। आपके क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन लिखा तो भी सही है, और इसने लिखा क्लोरोप्रोपेन तो भी आपका आंसर राइट है। इसको देखते बड़ा, इसमें आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा? कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो इस तरफ भी एक कार्बन, इस तरफ भी एक कार्बन है, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं 1 2 और 3। 3 बड़ा कार्बन है, और बड़ा कीटोन क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, व्यापक समूह, जिसका नाम सबसे लास्ट में आएगा। कार्बन 3 है, कार्बन 3 को बोलेंगे प्रोप। बॉन्ड बेटा सिंगल है तो इसके लिखेंगे एन, और ये कीटोन का सफिक्स क्या लगता है? कीटोन का सफिक्स लिखता है ऑन, तो किसके ऊपर? 2 के ऊपर, तो यहाँ लिखे प्रोपेन, और ये इसके अंदर आपका ये हट जाएगा, प्रोपेन 2 के ऊपर आ जाएगा आपका ऑन, आ गया प्रोपेन 2 ऑन। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इजी दे रखा है। इसमें आपका दे रखा है कि एथेनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बड़ा क्या होता है? ठीक ना, इस बड़ा केवल आपको समीकरण देनी है, आपको राइट एनली केमिकल इक्वेशन। तो बड़ा आपको होता है एथेनिक अम्ल क्या डाल देते हैं? CH3COOH। ठीक है, इस बड़ा रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये मैंने लिख लिया NaHCO3। ठीक है, ये बोल बड़ा, तो इसको देखो आप वाला, ये वाला जो है, ये वाला बड़ा, ये वाला क्या होता है? पूरा माइनस होता है, H आपका होता है प्लस अकेला, Na आपका प्लस होगा, और बड़ा ये वाला आपका होगा माइनस। ठीक है, तो बड़ा ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये बड़ा करेगा आपके Na के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका निकल के सामने आ जाएगा CH3COONA। क्लियर बड़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आपको देखो यहाँ का जो ये H है बड़ा आपके इस यहाँ का H 2H, और अब CO3 होता है, मैंने आपको बताया CO2 कभी अकेला रहता नहीं है, जब ये अकेला होगा तो CO2 को फॉर्म निकलेगा, तो यहाँ का एक ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो यहाँ का 2H चाहिए, और ये हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O, और साथ में बच जाएगा आपकी CO2 गैस यहाँ से निकलेगी, तो ये निकल जाएगी CO2 गैस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड सेक्शन आपका पूछ रहा है एथेनॉल को वर्णीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से बना। ये भी क्वेश्चन मैंने एक दिन जस्ट पहले ही बताया था कि बड़ा एथेनॉल है C2H5OH। आपकी इच्छा तो ये लिखो, या आपके जिसने बच्चे ने ये लिखा तो भी सही है, CH3CH2OH। इसको बड़ा क्या कर रहे हैं? इसको अपन K2Cr2O7 से बड़ा क्या करें? ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीकृत करें। तो बड़ा जब इसको ऑक्सीड करेंगे, और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये एथेनॉल को डायरेक्ट चेंज करता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। किसने करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। तो ये आपका इसका राइट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट आपका एथेनिक अम्ल, ये आपका सी बड़ा है, ये आपका एथेनिक अम्ल है, ये रिएक्शन करवा रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। ये भी रिएक्शन मैंने जस्ट एक दिन पहले बताई, सॉपिनेशन साबुनीकरण वाली अभिक्रिया। पता था ये वाला आपका होता है माइनस, ये प्लस, Na आपका प्लस, OH आपका माइनस। तो बड़ा Na किसके लिए करेगा? इस माइनस का करेगा, तो बड़ा ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA। ये बड़ा सॉल्व का फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद में बचा क्या है? यहाँ का H और यहाँ का OH, तो बड़ा HOH क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका H2O। तो ये सॉल्फनेशन है, जिसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। क्या होते हैं? सोडियम एसिटेट। ये आपके क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा। बहुत इजी है आपका। चलिए नेक्स्ट आगे। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा मिला
मानव के पाचन तंत्र बड़ा नामक चित्र, तो ये तो आपको ड्राइंग आता ही है, इसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में छोटी आंत की बड़ा क्या भूमिका है, तो आपको बता दें छोटी आंत के अंदर क्या होता है, बड़ा छोटी आंत के अंदर आपके अगर देखा जाए तो बड़ा पूरी आहार नाल है, पूरी जो एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम डाइजेशन और सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर बात की जाए तो वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्या होता है छोटी आंत में, कि छोटी आंत के अंदर आपको पता है 5 एंजाइम होते हैं, कितना होते हैं छोटी आंत से 5 एंजाइम निकले, उस एंजाइम का नाम क्या है, इस मैट्रिक बताई थी स्माइल, क्या बताई थी स्माइल, एस से आपका सुक्रेट, एम से माल्टेज और एल से आपका लैक्टोज और इरिप से ये 5 एंजाइम थे। इस 5 एंजाइम के द्वारा आप भोजन का पूरे से पाचन हो जाता है, प्लस इसके अंदर होता है अंगुली समान कुछ प्रोडक्ट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं विलाई, इसको बोलते हैं रसाई रसांकुर, और उसी के द्वारा आप भोजन का सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक अवचन होता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते ये बड़ा संरचना का क्षेत्र है, बड़ा ये फोकस आप कर ही लूंगे ये चीज। नेक्स्ट आपका लेंस का आवर्तन को परिभाषित किया, लेंस का आवर्तन क्या होता है, एम वाला एम क्या होता है सर, एच डैश अपॉन एच। तो लेंस का आवर्तन मतलब यह है कि कोई भी बीम है वो प्रतिबिंब है वो बीम की तुलना में कितना अधिक बड़ा दिखाई देता है, उसको बोलता है लेंस की आवर्तन क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की आवर्तन क्षमता। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा प्रकाश के पौधन के दोनों नियम बड़ा लिखिए। तो आपको पता है फर्स्ट नेम बड़ा क्या होता है, फर्स्ट नेम होता है ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और आपका नॉर्मल लाइन, ये तीनों आपके एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपके एक तल में होते हैं, फर्स्ट आंसर है। और सेकंड आपको बड़ा लो होगा इसमें इंसिडेंट एंगल आई, वो आपको हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल आर के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ये आपका सेकंड लो है। दोनों इजी से मैंने आपको कराया था जैसे एक दिन पहले। नेक्स्ट एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बीम कहां पर हो, अनंत पर हो रहा, कहां पर हो, अनंत पर। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसा होगा, ये तो मैंने आपको अच्छे से कराया था। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण बोल रहे हैं तो उत्तल दर्पण ऐसा वाला होगा, ये उत्तल दर्पण, ये मैंने एक्सिस, ठीक है। बोल रहा है बेटा बीम कहां पर है, आपको ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे। बेटा इनफाइनाइट पे आपको पता है बेटा किरण हमेशा रे सिमिलर आएगी, ये वाली। क्लियर। अब आपको पता है ये बेटा क्या होती है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये बेटा हमेशा किरणों का क्या कहता है, डिफ्यूज करता है, बेटा हमेशा फैलाता है। तो बेटा इसमें किरण चाहिए ऐसे, ये वाली। अब ये किरणें क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, इसलिए हमको अगर इसको पीछे डायरेक्शन मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा ये, तो यहाँ बड़ा अलग अलग हो रही है, कहाँ हो रही है, ऐप पर हो रही है, कहाँ हो रही है, ऐप पर हो रही है। और इसका जो इमेज बनेगा बड़ा इमेज कैसा बनेगा, वो इमेज बनेगा इसका आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम होगा। मैं आपका बड़ा लेंस सूत्र बड़ा लिखिए। तो लेंस सूत्र आपको बताइए क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बड़ा ये आपका लेंस का फॉर्मूला होता है, सबको आता ही है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। वी बड़ा क्या होती है, इमेज की आपकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी की। यू बड़ा क्या होगी, बीम की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्नेल का अपवर्तन का नियम, ये बेटा आपको एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले बताता कि स्नेल का नियम आपका याद करके जाना। स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है साइन आई और अपवर्तित कोण की ज्या जो होती है साइन आई का जो रेशो होता है वो हमेशा बड़ा कैसा रहेगा, वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको अपन स्नेल का लॉ कहते हैं। क्लियर है आपको बड़ा। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस से बड़ा पूछा है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए बनाए जब बीम कहां पर हो, अनंत पर होगा। उत्तल लेंस पूछा है तो देखो बड़ा उत्तल लेंस आपका यहां बड़ा दे दे, ये आपको उत्तल लेंस है, ये इसका बड़ा मेन एक्सिस है। अब आपको बोला है बीम कहां पर है बेटा, इनफाइनाइट पे है। बेटा कहां पर है, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट पे ये कर रहे हैं, पैरेलल आएगी, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसी एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन एफ। क्या बनेगा ना, एफ, ठीक है। तो इसका डायग्राम होगा और इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा हमेशा रियल, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर। चलते आगे अपन। ठीक है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने जस्ट एक दिन पहले करा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। अब प्लास्टर बेटा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या होता है, पीओपी। बेटा क्या होता है, पीओपी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये आते ही सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, जल मिलान पर पूरा बड़ा। तो देखो जल मिलान से क्या होगा, जल मिलान पर ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा।
और कड़ा होने के बाद क्या होगा, इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका प्रभाव होगा इफेक्ट। दूसरा है आपका बी है आपका जल की अभिक्रिया के बड़ा रिएक्शन। रिएक्शन आपको लिखनी है, तो रिएक्शन आपको पता पीओपी है, तो पीओपी ये मैंने लिखा CaSO4.12H2O है, इसके बड़ा जल को रिएक्ट करना है, तो बड़ा मैंने जल को रिएक्ट करूंगा, ये 2H2O मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो ये वापस बन जाएगा आपका जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O ये आपका बन जाएगा जिप्सम बन जाएगा। तो ये आपकी इसकी समीकरण होती है। क्लियर? जिसने ये लिखा आपका आंसर राइट है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जलीय कॉपर सल्फेट, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट एंड वॉशिंग सोडा ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन प्रेजेंट इन द ब्लड। आपको दोनों बेटा के अंदर डिफरेंस करना है, लेकिन किसके बेस के ऊपर? क्रिस्टलाइन वाटर बेटा। तो आपको पता है कॉपर सल्फेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, जबकि आपको जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो आपको देखना बेटा दोनों को डिफरेंस है, इसमें आपके बड़ा H2O का मॉलिक्यूल कितना 5 है, जबकि वॉशिंग सोडा के अंदर H2O का मॉलिक्यूल कितना 10 है। तो ये आपने जिसने लिखा इसका आंसर राइट है आपका। नेक्स्ट आपका इसलिए कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाला। अब आपका जो कॉपर सल्फेट है ये वाला, इसको अपन क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो ये CuSO4.5H2O है, इसको बड़ा अपन कर रहे हैं गर्म। क्या कर रहे हैं? गर्म करने पर क्या क्रिस्टलाइन का जल, तो बड़ा जल क्या होगा? गर्म करने पर क्या होगा? CuSO4 है बड़ा वो निकल जाएगा, आपके जो 5H2 है वो 5H2 आपके इवापोरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो बड़ा एक तो ये क्रिस्टलाइन का जल कैसा होगा? तो बड़ा क्रिस्टलाइन का जल जो बड़ा ब्लू कलर का होता है, कौन सा कलर का होता है आपका? जो इसका रंग बड़ा वो पहले आपका होगा ब्लू कलर का, लेकिन जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलरलेस। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन का रंग कैसा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बोर्ड का पेपर था। आई होप इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करने लिए और अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।